हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म कंप्लीट किया था और आज हमें डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम और एक्सटेंशन ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कूलम्स लॉ, जहां पर हम कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। तो आज का सेशन बहुत सारे सेंस में इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन either in terms of linear charge density, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब वो टर्म्स हैं जो कि हम बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आगे की क्लासेस में भी, अपकमिंग क्लासेस में भी यूज़ करने वाले हैं। तो इनसे फेमिलियर होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बट डे की स्टार्टिंग, क्लास की स्टार्टिंग आज हम लोग करेंगे टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम से। तो आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो होगा रिकैप ऑफ टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या मैं ये सेफली एज्यूम करूं कि 11th क्लास में आप लोगों ने ऑलरेडी 3 टाइप्स के इक्विलिब्रियम स्टडी किए थे? क्लासिफिकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम होंगे, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। तो जस्ट इसको एज अ रिकैप आप लोगों को आपके कॉपी में फिर से इंक्लूड करना है, फिर से नोट करना है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। चलिए अब ये डिस्कस करते हैं कि तीनों में डिफरेंस क्या होता है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ सब लोग फैमिलियर हैं व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। सपोज एग्जांपल के लिए हम लोग इस टाइप का एक सरफेस कंसीडर करते हैं और यहाँ पर 3 पार्टिकल्स प्लेस्ड हैं एट पोजीशंस ए, बी एंड सी। देखो इक्विलिब्रियम का बेसिक मीनिंग क्या होता है। जब भी हम बोलते हैं पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, व्हेनेवर वी से दैट अ पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, सिंपली हम लोग ये बताना चाह रहे हैं कि उस पर नेट फोर्स इज जीरो। मतलब पार्टिकल इक्विलिब्रियम होने का मतलब है उस पर नेट फोर्स क्या है, जीरो है। अब इसमें भी 3 क्लासिफिकेशन है। ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा होगा, सबको पता है ये वाला इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल, ये वाला इक्विलिब्रियम बी पर होगा अनस्टेबल एंड सी पर इक्विलिब्रियम इज न्यूट्रल। तो ये डिफाइन कैसे करते हैं कि कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल है। देखो स्टेबल इक्विलिब्रियम में उस इक्विलिब्रियम पोजीशन से अगर हम उसे थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं और छोड़ते हैं तो उसकी वापस टेंडेंसी उसी पॉइंट पर, उसी इक्विलिब्रियम पॉइंट को वापस अटेन करने की होती है। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज टर्म्ड एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे एग्जाम्पल, जब आप लोग टीवी स्क्रीन के सामने बैठते हो, आईपीएल का मैच देखने बैठते हो, तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। जैसे आपको कोई थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, डोर बेल रिंग करती है, फोन रिंग करता है, आप एकदम से जाते हो, रिसीव करते हो, सबको मना कर देते हो, वापस आके अपनी ओरिजिनल इक्विलिब्रियम पोजीशन टीवी के सामने आकर बैठ जाते हो। तो दैट टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है। सेकेंड इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। है तो सही इक्विलिब्रियम पे, अभी है इक्विलिब्रियम पर जरा सा भी डिस्टर्ब करके छोड़ोगे तो ये हमेशा हमेशा के लिए उस पोजीशन को लीव करके चला जाएगा, वापस कभी उस पोजीशन पर नहीं आएगा। एज एन एग्जांपल, जब आप लोग फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व करने के लिए स्टडी टेबल पर बैठते हो तो होता तो है इक्विलिब्रियम, पर वो कैसा होता है, इट इज हाईली अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जब आप फिजिक्स का मॉड्यूल सॉल्व करते हो, फिजिक्स की प्रैक्टिस शीट सॉल्व करते हो, फिजिक्स का रिवीजन करते हो, फिजिक्स पढ़ते हो स्टडी टेबल पर, तो इट इज एन एग्जांपल, क्लासिक एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जरा भी किसी ने आवाज लगाई या जरा भी मोबाइल का एक नोटिफिकेशन आया तो तुरंत जो है भाग कर जाते हो और वापस कभी स्टडी टेबल पर नहीं आते हो। तो एग्जांपल ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम मीनिंग क्लियर होता है। यहाँ पर पार्टिकल को जिस पोजीशन पे रखा है वहां पर इक्विलिब्रियम पे होगा, कोई नई पोजीशन पर लेके आ गए वहां पर भी वो इक्विलिब्रियम पे होगा। तो दिस टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो 3 टाइप के इक्विलिब्रियम है जो हमें डिस्कस करने हैं। चलिए जरा एक बार अब स्क्रीन के हेल्प से फिर से जो भी हम लोगों ने डिस्कशन करा था टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर टेंडेंसी है इक्विलिब्रियम पर रिटर्न करने की तो इट इज स्टेबल। अगर
इक्विलिब्रियम पर वापस रिटर्न करने की टेंडेंसी इज एब्सेंट देन इट इज टर्म्ड एज अनस्टेबल। एंड थर्ड केस, हर एक पॉइंट पर अगर वो इक्विलिब्रियम पर है तो इट इज टर्म्ड एज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अच्छा मुझे बताओ, जैसे नीचे वाले डायग्राम में ये वाला इक्विलिब्रियम कैसा है? सेकेंड टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जो हम लोगों ने डायग्राम में ड्रॉ किया है, इट इज वेरी गुड, इट इज अनस्टेबल। फर्स्ट वन स्टेबल दिख ही रहा है, थर्ड वन इज न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो ये बेसिक डिफरेंस होगा बिटवीन दिस थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स। चलिए, अब इसका यूज हमें कहाँ करना है? तो इसका यूज हम लोग अभी कूलम्स लॉ के कुछ क्वेश्चंस में करेंगे, जहां पर हम लोग बात करेंगे इक्विलिब्रियम एज वेल एज कंडीशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन ऑफ पार्टिकल। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन है जो आप लोगों को ट्राई करना है। क्वेश्चन का मीनिंग मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस फिक्स्ड सिलेंडर दिख रहा होगा आपको, और उसके अंदर हम लोगों ने चार्ज माइनस क्यू मास एम को प्लेस किया है। अब अगर हम इस चार्ज माइनस क्यू मास एम को, इसकी जो मीन पोजीशन है, ये ओरिजिनल पोजीशन होगी, यहाँ से डिस्टर्ब करके रिलीज करते हैं, तो आपको पहले तो ये फाइंड करना है कि स्मॉल एक्स के लिए क्या ये एस एच एम परफॉर्म करेगा या नहीं करेगा। और इंकेस अगर ये एस एच एम परफॉर्म करता है, सपोज ये एस एच एम परफॉर्म करता है, तो यू हैव टू फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रिजल्टिंग एस एच एम। देखो, क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन मेंशन्ड है, यहाँ एक फिक्स्ड चार्ज है, कैपिटल क्यू। अच्छा, बाय डिफॉल्ट तो जो माइनस क्यू होगा ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स, वो इससे सबसे कम डिस्टेंस जो पॉसिबल होगा वहां पे प्रेजेंट होगा। मतलब माइनस क्यू की ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी, है ना। अट्रैक्टिव फोर्स है, यहाँ रखेंगे तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वो वापस सेंटर पे आने की कोशिश करेगा। तो माइनस क्यू की जो डिफॉल्ट पोजीशन होनी चाहिए वो जस्ट इसके ऊपर होनी चाहिए। दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स है, दोनों एक दूसरे के बीच का डिस्टेंस कम से कम रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये माइनस क्यू की इक्विलिब्रियम पोजीशन हो गई। पर क्वेश्चन में हमने क्या दिया है? क्वेश्चन में हमने दिया है कि अगर हम इसको अब इसके मीन पोजीशन से, दिस इज कॉल्ड मीन पोजीशन, मीन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन, मीन पोजीशन। अब यहाँ से अगर हम इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रिलीज करते हैं, जैसे मैं इसको यहाँ तक ले आया, एक्स डिस्टेंस पर अब छोड़ दिया, तो अब हमें प्रूव करना है कि एक्स की स्मॉल वैल्यूज के लिए, स्मॉल डिस्टर्बेंसेस के लिए ये एस एच एम परफॉर्म करेगा। चलो तो एक काम करते हैं, इसको इसके नए पोजीशन पर ले आते हैं। ये आ गया अपने नए पोजीशन पर। अब मुझे बताओ, इस नए पोजीशन पर इस पर फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? इस नए पोजीशन पर इस पर फोर्स की डायरेक्शन यहाँ होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। इसको मैं लिख देता हूँ एफ। और कितना आगे ले आए हम इसे डिस्प्लेस करके लाए थे एक्स आगे। तो एक्स डिस्टेंस पर इस पे लगने वाला जो फोर्स था वो है एक्स। चलो, इस एंगल को मैं थीटा बोल रहा हूँ। क्या आपको रियलाइज हो रहा है इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं? इस फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक है वर्टिकल कंपोनेंट, सबको कंपोनेंट फाइंड करना आता है। वर्टिकल कंपोनेंट इज एफ साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज एफ कॉस थीटा। तो अगर आप इमेजिन करो, इसको आप विजुलाइज करो, एफ कॉस थीटा कहाँ ले जा रहा है इसको? वापस देखो कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है, बताओ। एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, फोर्स ऑफ कॉस थीटा, इसको कहाँ ले जाने की कोशिश कर रहा है?
अगेन बैक टू इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, विच मीन्स इसका इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, इस पॉइंट पर इसका इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, और अगर स्टेबल इक्विलिब्रियम है इसका मतलब वो उस पॉइंट के अबाउट ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करेगा। याद है अभी हमने डायग्राम देखा था, स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ही ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता तो ऑसिलेशन हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम के अबाउट ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। अब मुझे बताओ रिस्टोरिंग फोर्स कितना है। रिस्टोरिंग फोर्स समझ में आता है सबको? रिस्टोरिंग फोर्स का मतलब वो फोर्स जो इसे वापस लाना चाह रहा है, वो है एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा इसे इस डायरेक्शन में वापस लाना चाह रहा है, तो एफ कॉस थीटा इज रिस्टोरिंग फोर्स। चलो एफ की वैल्यू लिखते हैं। मान लो ये डिस्टेंस आर था, तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, है ना, एफ के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। और कॉस थीटा, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, इस राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा लिख दूं मैं, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाय आर, कॉस थीटा हो जाएगा एक्स बाय आर। अच्छा अब देखना ध्यान से, यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन अपनी मर्जी से लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहे हैं हम नेगेटिव साइन, रीजन है, क्या मुझे बता सकते हो? ये रिस्टोरिंग फोर्स लिखा है ना, इसको आरईएस लिख देते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। मुझे बताओ नेगेटिव साइन क्यों लगा रहे हैं? ना ना ना, एक चार्ज नेगेटिव पॉजिटिव के कारण नहीं, बहुत सिंपल रीजन है। देखो सिंपल रीजन ये है कि अगर एक्स पॉजिटिव है, एक्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, एक्स पॉजिटिव है, तो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है। वैसे ही अगर एक्स पीछे होता, वैसे ही अगर एक्स पीछे होता तो रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लगता, इस पर रिस्टोरिंग फोर्स तक आगे लगता। तो बस हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये जो रिस्टोरिंग फोर्स है और ये जो एक्स है, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं। मतलब एक्स पॉजिटिव होगा तो फोर्स नेगेटिव होगा, एक्स नेगेटिव होगा तो फोर्स पॉजिटिव होगा। ये आप लोगों ने 11 में भी किया होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये सिग्निफाई कर रहा है रिस्टोरिंग फोर्स से, टुवर्ड्स सेंटर हेड कर रहा है। आगे की स्टोरी आपको पता है, जिसमें मैं हेल्प नहीं करूंगा, वो ये है कि इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, आर क्यूब। आर कितना होगा, आर होगा रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका क्यूब करेंगे, आर क्यूब, तो क्या आ जाएगा, एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। चलो अब मुझे बताओ, क्या ये एस एच एम है? क्या ये आप लोगों ने 11th में जो स्टैंडर्ड एस एच एम की इक्वेशन पढ़ी थी, क्या ये उस फॉर्मेट में आ रहा है? बिल्कुल नहीं। आप लोग पता नहीं क्यों हाँ बोल रहे हो, पर ये एस एच एम की इक्वेशन नहीं है। अभी इसका स्पेशल केस, स्पेशल केस स्पेशल केस होगा व्हेन एक्स इज वेरी स्मॉल। स्मॉल डिस्टर्बेंस की बात करता हूँ अगर मैं, तो स्मॉल डिस्टर्बेंस के लिए क्या होगा, डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर नेग्लिजिबल हो जाएगा, ये हो जाएगा एच स्क्वायर की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा एच क्यूब, तब डिनोमिनेटर में आ जाएगा एच क्यूब। और उस स्पेशल केस में रिस्टोरिंग फोर्स देखो कितना आ रहा है, तब रिस्टोरिंग फोर्स आ रहा है माइनस के क्यू स्क्वायर बाय एच क्यूब इंटू एक्स। अब ये हमें एस एच एम की इक्वेशन जैसा दिख रहा है, क्योंकि एस एच एम की स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एस एच एम होता है एफ इक्वल टू माइनस सम कांस्टेंट इनटू एक्स, फोर्स शुड बी प्रोपोर्शनल टू एक्स एंड नेगेटिव साइन। ये देखो, प्रोपोर्शनल टू एक्स नेगेटिव साइन, प्रोपोर्शनल टू एक्स नेगेटिव साइन, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हो गया। अब एसएचएम है, अब क्या करेंगे, फर्दर हम इसका एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय एम। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से, दैट इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। कंपेयर करने पर हमें मिलेगा ओमेगा, ओमेगा से हमें क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा। ये हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। अब देखो आगे के क्वेश्चन में भी फॉर्मेट तो यही है, इसलिए हमने इसको इतना डिटेल में डिस्कस करा है, आपको एक बार फॉर्मेट क्लियर हो जाए
फॉर्मेट क्लियर होने के बाद इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसे नोट करने के लिए एग्जैक्टली 1 मिनट का टाइम फ्रेम दे रहा हूँ, जल्दी से नोट कर लो। चलिए अभी से कुछ और वेरिएशन डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी देखो यहाँ पर अरेंजमेंट में थोड़ा सा चेंज है। इन दो फिक्स चार्जेस के बिल्कुल सेंटर पर हमने एक चार्ज माइनस क्यू मास एम को प्लेस किया है, और अगर हम इसे वाई डायरेक्शन में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ग्रेविटी फ्री स्पेस है, इसमें अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वी हैव टू प्रूव कि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम परफॉर्म करेगा एंड वी हैव टू फाइंड इट्स टाइम पीरियड। अगेन आपको 2 मिनट मिलेंगे क्वेश्चन ट्राई करने के, फिर हम इसका डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे। शायद आप लोगों को ये सिनेरियो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फैमिलियर लग रहा होगा, चलिए फिर भी डिस्कस करके देखते हैं। क्वेश्चन में हमें गिवन है दो चार्जेस हैं जो अपनी लोकेशंस पर फिक्स्ड है। फिक्स चार्जेस से मूव नहीं करेंगे, ये दो चार्जेस हैं जो अपनी लोकेशन पर फिक्स्ड हैं, वैल्यू प्लस क्यू ईच। अब एग्जैक्टली इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसके सेंटर पर हमने रखा एक चार्ज माइनस क्यू। अभी जो माइनस क्यू है ये इक्विलिब्रियम में होगा। सिंपल सा रीजन है क्यों इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि दोनों इसको अपनी तरफ पुल करेंगे, ये भी अट्रैक्ट करेगा, ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों अट्रैक्टिव फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे। सो इनिशियली दिस पर्टिकुलर चार्ज इज इन इक्विलिब्रियम। बट प्रॉब्लम कब आएगी? प्रॉब्लम जब आएगी जब हम इसको वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस करते हैं। सपोज हमने इसको इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की ध्यान रखना, यहाँ से हमने इसको यहाँ लाकर रख दिया, ये है m माइनस क्यू। कितना डिस्प्लेस करा हमने इसको y डायरेक्शन में प्लस y डिस्प्लेस करा। देखो प्लस y क्यों बोल रहे हैं हम? प्लस y इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ऊपर डिस्प्लेस करा है, ये प्लस y डिस्प्लेस करा है। अब मुझे बताओ क्या होगा? होगा ये कि इसके ऊपर दो अट्रैक्टिव फोर्स लगेंगे, ये पहला और ये दूसरा अट्रैक्टिव फोर्स। दोनों की वैल्यू मैं f लिख रहा हूँ, अभी सबको समझ में आता है, दोनों वैल्यू वाइज तो सेम होंगे, डायरेक्शन का ही डिफरेंस है। इस एंगल को थीटा बोल दो। अब मुझे बताओ इसके ऊपर लगने वाला डाउनवर्ड रिस्टोरिंग फोर्स जो इसको मीन पोजीशन पर लाने की कोशिश करेगा, ये है इसकी मीन पोजीशन। कितना फोर्स है जो इसे इसके मीन पोजीशन पर वापस लाना चाहता है? तो हम लिखेंगे एफ रिस्टोरिंग इज इक्वल टू माइनस 2f कॉस थीटा, या चलो अभी 2f कॉस थीटा लिख देते हैं, वैल्यू वाइज 2f कॉस थीटा। ठीक है, f cos थीटा प्लस f cos थीटा, दैट इज 2f cos थीटा इज द नेट रिस्टोरिंग फोर्स जो इसे वापस यहाँ पर लाना चाहता है। आप इमेजिन करो ना, नेगेटिव चार्ज है, ऊपर रखोगे तो वापस खींच लेगा, नीचे रखोगे तो वापस ऊपर खींच लेगा, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, उसे वापस सेंटर पर लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब वैल्यू वाइज देख लेते हैं कितना हो जाएगा। एक काम करते हैं, ये जो डिस्टेंस है इसको अपन ले लेते हैं, इसको हम लोग ले लेते हैं ए। ए भी क्यों, इस डिस्टेंस को हम लोग ले लेते हैं, लेट अस कॉल इट एज बी। ठीक है, ये डिस्टेंस बी मान लिया मैंने, ये बी है, ये भी बी है, और ये जो डिस्टेंस है इसको हम लिख देते हैं आर। तो -2f, देख लो, -2f कितना होगा, के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब बताओ यहाँ से कॉस थीटा कितना होगा? यहाँ से कॉस थीटा होगा y बाय आर, कॉस थीटा होगा y बाय आर। अगेन स्टोरी वही चल रही है कि यहाँ पर अब हम r की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर r कितना होगा, रूट ऑफ बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r होगा रूट ऑफ
बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसकी पावर 3, तो ये रूट और उसकी थर्ड पावर 3/2। एसएचएम की इक्वेशन नहीं, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है वाई के। देखो वाई नीचे भी आ रहा है, वाई ऊपर भी आ रहा है, तो एसएचएम की इक्वेशन तो है ही नहीं ये। ठीक है, पर हाँ स्पेशल केस, अगर हम बहुत स्मॉल डिस्टर्बेंस देते हैं, 11th में भी आप लोगों ने इस टाइप के फॉर्मेट के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए होंगे, ग्रेविटेशन का भी स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है ये। चलिए, अगर वाई बहुत स्मॉल होगा तो उस केस में क्या होगा, वाई बी के कंपेरिजन में अगर बहुत स्मॉल होगा तो ये डिनोमिनेटर में ये नेग्लेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और छोटा होता है, तो ये हो जाएगा बी क्यूब। अगर ये बी क्यूब हो जाएगा तो अब देखो हमारे लिए प्रोसेस थोड़ा इजी हो गया है, क्योंकि अब हमें ये एसएचएम की इक्वेशन जैसा दिखने लगा है। सॉरी, माइनस ऑफ 2k क्यूब स्मॉल क्यू बी और ये y, वही सेम स्टोरी, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू y, नेगेटिव साइन, मतलब y डायरेक्शन में एसएचएम की इक्वेशन है। अगर एसएचएम की इक्वेशन है तो अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे। एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे, डिवाइड बाय मास करना था बस हमें। कंपेयर करो स्टैंडर्ड इक्वेशन से, हमें क्या मिल जाएगा, हमें ओमेगा मिल जाएगा 2k, ये हो जाएगा ओमेगा। आगे मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आपको समझ में आ ही गया, टाइम पे 2 पाई/ओमेगा लिख ही देते हैं, चलो। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो जाएगा, देख लो, बता दो, किसी को इसमें कुछ डाउट तो नहीं है। स्पेशल केस y b से बहुत कम हो तो। चलो, अब इस फॉर्मेट के देखो, मैंने आपको 2 क्वेश्चन बता दिए। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। पहले मैं एक काम करता हूँ, क्वेश्चन का मीनिंग एक्सप्लेन कर देता हूँ। नीचे एक चार्ज है और ठीक उसके ऊपर एक वर्टिकल सिलेंडर है, जिसके अंदर -q चार्ज को हमने प्लेस करा है। ग्रेविटी कंसीडर करनी है इस बार। अच्छा, अब मुझे बताओ -q के ऊपर कौन से 2 फोर्स लग रहे हैं। -q के ऊपर 2 फोर्स लगेंगे। सबसे पहला फोर्स क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी mg, और जो सेकेंड फोर्स लगेगा -q के ऊपर वो होगा रिपल्सिव फोर्स kq²/h²। तो मुझे बताओ, जो अभी हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे, स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल, सबसे पहले बताओ इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन कब होगी, जब इस पर नेट फोर्स बैलेंस होगा। नेट फोर्स बैलेंस होने का मतलब kq²/h², किससे बैलेंस करना है मुझे, mg से बैलेंस करना है, तो वो मुझे इसकी इक्विलिब्रियम हाइट प्रोवाइड करेगा। अभी इसकी इक्विलिब्रियम हाइट आने के बाद, ये इसकी इक्विलिब्रियम हाइट आ गई, सॉरी, ये इसकी इक्विलिब्रियम हाइट आ गई। अब ये इक्विलिब्रियम हाइट आने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ए पार्ट तो मैंने सॉल्व कर दिया आपके लिए। नेक्स्ट स्टेप में आपको प्रूव करना है कि अगर हम इसको वाई डायरेक्शन में स्मॉल डिस्टर्बेंस देंगे तो ये इस ट्यूब के अंदर एसएचएम परफॉर्म करेगा। अच्छा, अब ये क्लियर हो रहा है कि अगर हम इसको ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो रिपल्सिव फोर्स इसे वापस सेंटर पे लाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं इसका मोशन तो ऑसिलेटरी है। और यहाँ पे प्लस क्यू होगा ना, माइनस क्यू नहीं होगा, प्लस क्यू। ठीक है, वो यहाँ पे प्रिंटिंग में, टाइपिंग में एरर है, ये हमें प्लस क्यू लिखना था। फोर्स तभी रिपल्सिव होगा, अदरवाइज माइनस क्यू के लिए क्या हो जाएगा, वो भी अट्रैक्ट कर देगा, तो वहां पे हमें प्लस क्यू लिखना है। अब ये क्लियर है कि एस एच एम क्यू परफॉर्म करेगा, जब हम इसे यहाँ लाके रिलीज करेंगे तो उस केस में रिपल्सिव फोर्स बढ़ जाएगा, रिपल्सिव फोर्स से वापस सेंटर पे लाने की कोशिश करेगा।
तो इक्विलिब्रियम डेफिनेटली बिल्कुल सही, इक्विलिब्रियम होगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, और उसके अबाउट ये एसएचएम परफॉर्म करेगा फॉर स्मॉल डिस्टर्बेंसेस। ये आपको होमवर्क में ट्राई करना है। अब मेथड हम बता चुके हैं क्या करेंगे, और सेम क्वेश्चन आपको आपके बिगनर बॉक्स 1 में भी मिलेगा। चलिए अब बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट डिस्कशन, और रीज़न भी है आगे। गॉस लॉ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैपेसिटर, हर जगह पर हम लोग चार्ज डेंसिटी का कंसेप्ट यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा वाइडली यूज कंसेप्ट होगा। 3 टाइप की चार्ज डेंसिटीज हमें डिस्कस करनी है। फर्स्ट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा, सेकंड इज सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय सिग्मा, थर्ड इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंटेड बाय रो। लैम्डा, सिग्मा, रो, इसका डिस्कशन, डिटेल डिस्कशन हमें करना है। तो नेक्स्ट हेडिंग आपकी होगी चार्ज डेंसिटी, 3 क्लासिफिकेशन करो, फिर हम टर्न बाय टर्न हर एक क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी की। तो देखो बहुत सिंपल सा डिस्कशन है, इतना इजी डिस्कशन है कि जब किसी ऑब्जेक्ट पर चार्ज उसके लेंथ के अलोंग डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो उस केस में चार्ज ऑफ अ यूनिट लेंथ को, यूनिट लेंथ पर आने वाले चार्ज को हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। जैसे एग्जांपल, सपोज, जस्ट इमेजिन करो कि सपोज हमारे पास एक लीनियर ऑब्जेक्ट है। अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट टाइप की चार्ज डेंसिटी की, दैट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। सपोज हमारे पास एक स्केल है, 30 सेंटीमीटर लेंथ की है। जस्ट इमेजिन करो 30 सेंटीमीटर लेंथ की हमारे पास एक स्केल है, और अब हम इस स्केल पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके आ जाते हैं। तो इसकी टोटल लेंथ थी 30 सेंटीमीटर, और मान लो टोटल चार्ज हमने इस पर डिवाइड किया, लेट अस से 60 कूलम, मान लो चलो 60 कूलम। तो मुझे बताओ टोटल इतना चार्ज इतने लेंथ पर है, तो यूनिट लेंथ 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना चार्ज है? 1 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना चार्ज आएगा? ऑब्वियसली 2 कूलम। तो वो हो जाएगा 2 कूलम पर सेंटीमीटर, पर हम एसआई में मीटर लिखेंगे, तो पर मीटर क्या हो जाएगा बताओ? कन्वर्ट करना आता है सबको, कन्वर्ट कर लूंगे इसको। ठीक है, बस एक रफ मीनिंग आपको समझ में आ गया है कि चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लीनियर ऑब्जेक्ट पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, उससे हमें क्या मिलेगा? उसकी चार्ज डेंसिटी मिलेगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा अब मुझे ये बताओ इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? ये एसआई यूनिट, अरे जल्दी बोल दो। कूलम पर मीटर, बढ़िया, बहुत बढ़िया, कूलम पर मीटर। स्केलर क्वांटिटी ये सब बताने की जरूरत नहीं है। अच्छा, और इसका यूज क्या आ सकता है बताओ? अगर मुझे लीनियर चार्ज डेंसिटी पता है, जैसे मान लो मुझे पता है कि ये 2 कूलम पर सेंटीमीटर है, कल से कोई मुझसे पूछता है कि बताओ 5 सेंटीमीटर लेंथ पर कितना चार्ज होगा, सिर्फ इतने पोर्शन पर कोई मुझसे पूछता है कि चार्ज कितना होगा, तो हम क्या करेंगे बताओ? कैसे फाइंड करोगे आप ये? जल्दी बताओ कैसे चार्ज फाइंड करेंगे? बिल्कुल सही, हमें यूनिट लेंथ पे पता है, तो 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा? 5 सेंटीमीटर पे चार्ज होगा, चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ। भाई इसका मतलब क्या है? यूनिट लेंथ पे इतना, तो एक्स लेंथ पे कितना, मल्टीप्लाइड बाय एक्स। जैसे इस एग्जाम्पल में 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम है, हर 1 सेंटीमीटर पे 2 कूलम है, तो 5 सेंटीमीटर पे कितना होगा? लैम्डा इंटू एक्स, दैट इज 10 कूलम। टोटल 10 कूलम का चार्ज होगा इस पर। ये तो यूनिटरी मेथड हो गया एक तरह से, है ना? तो लॉजिकली देखा है तो इट इज नथिंग बट सिंपल यूनिटरी मेथड, जहाँ पर हम लोग फाइंड कर रहे हैं कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज है। चलिए, तो ये प्रोसेस आपको समझ में आ रहा होगा कि चार्ज डेंसिटी का बेसिक मीनिंग क्या होता है। अच्छा, सेम चार्ज डेंसिटी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एक सर्कुलर रिंग के लिए, कर सकते हैं। इमेजिन करो एक सर्कुलर रिंग। मैं काम करता हूँ, आपको स्लाइड में बताता हूँ। ऑलरेडी डायग्राम मैंने फॉर्म किया है, तो देखो ये देखो, ये एक सर्कुलर रिंग दिख रही है आपको। सर्कुलर रिंग का रेडियस है आर और टोटल चार्ज है क्यू। तो मुझे बताओ यूनिट लेंथ पे कितना चार्ज होगा? यूनिट लेंथ पर चार्ज होगा टोटल चार्ज, टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ मतलब सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस होगा 2 पाई आर। अब देखो इसके बाद अगर हमसे कोई पूछता है कि बताओ कि एल लेंथ पर कितना चार्ज है, एल लेंथ ऑफ आर्क,
आर्क लेंथ समझ में आती है? ये आर्क की लेंथ होती है, ये आर्क लेंथ है। एल लेंथ ऑफ आर्क पर कितना चार्ज होगा तो कैसे निकालोगे? आपको पता है यूनिट लेंथ ऑफ आर्क पर इतना चार्ज है तो एल लेंथ पर कितना होगा? लैम्डा इंटू एल, जो भी हमने डिस्कस किया। एक बार यस और नो में जल्दी से रिप्लाई भी कर दो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, हम लोग आगे अब इसी का यूज करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह के क्वेश्चन में भी इन सब का ही यूज होना है। चलो इसे नोट कर लो जल्दी से। चलिए अब सिमिलरली नोट कर लिया सब लोगों ने? चलिए अब सिमिलरली ये देखो, थोड़ा सा इस डिस्कशन पे मैं ज्यादा एम्फेसिस दूंगा क्योंकि आगे जाकर डिफरेंशियल एलिमेंट लेने में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है। ऑल्दो इतना बेसिक है डिफरेंशियल एलिमेंट लेना, कंप्लीट 11th क्लास के फिजिक्स में आप लोग लेते आए हो, तो अब तो बिल्कुल कंफर्टेबल फील करते हैं। सपोज फिर भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो सपोज बात वही चल रही है, डिस्कशन वही चल रहा है कि अगर रॉड के एल लेंथ पर चार्ज क्यू है, टोटल एल लेंथ पर चार्ज क्यू है, तो मुझे बताओ कि लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी होगी। अगर एल लेंथ पर चार्ज क्यू है तो उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाय एल। ये जो भी हमने डिस्कस किया था, चार्ज डेंसिटी हो जाएगी क्यू बाय एल। तो ये तो बहुत सिंपल था। अब अगर हम मान लो एक डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हैं, ये देखो ये मैंने एक हाईलाइटेड डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, दिख रहा है ये डिफरेंशियल एलिमेंट। स्मॉल लेंथ है, स्मॉल लेंथ पर चार्ज होगा स्मॉल, स्मॉल लेंथ पर स्मॉल चार्ज। बताओ इस पर चार्ज कितना होगा? डिफरेंशियल एलिमेंट की लेंथ है डेल्टा एल और चार्ज डेंसिटी है लैम्डा, तो डेल्टा एल लेंथ पर कितना चार्ज होगा? लैम्डा इंटू डेल्टा एल। बाद में प्लीज जब हम लोग इसके क्वेश्चंस करेंगे तब ये डाउट नहीं आना चाहिए सर आप लैम्डा डेल्टा एल या लैम्डा डेल्टा एक्स या लैम्डा डी एक्स का डायरेक्टली कैसे लिख रहे हो। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। यूनिट लेंथ पर इतना चार्ज तो डेल्टा लेंथ पर कितना चार्ज होगा? डी क्यू चार्ज होगा, स्मॉल चार्ज होगा, जिसकी वैल्यू होगी लैम्डा डेल्टा एल। देखो अब एक चार्ज डेंसिटी पढ़ते से ही हमें बाकी सभी चार्ज डेंसिटीज का मीनिंग क्लियर हो चुका है। सिमिलरली अब अगर मुझे डिफाइन करना हो सरफेस चार्ज डेंसिटी, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी अब हम कैसे डिफाइन करेंगे? नोट करने की जल्दी नहीं है, मैं टाइम दे दूंगा, पहले समझ लेते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी अब हम कैसे डिफाइन करेंगे। जब चार्ज हम किसी ऑब्जेक्ट के पूरे सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स द चार्ज पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगी इसकी? ये तो फॉर्मूला हो गया। इसकी यूनिट क्या होगी? कूलम पर मीटर स्क्वायर। अब यूज कहाँ होगा? देखो जैसे एग्जांपल, अब पहले लेफ्ट वाला डायग्राम फॉलो करो। ठीक है, लेफ्ट वाले डायग्राम में देखो मैंने क्या करा है, एक रेक्टेंगुलर शीट ली है, रेक्टेंगुलर प्लेट ली है और रेक्टेंगुलर प्लेट पर मैंने टोटल चार्ज दिया है क्यू। तो मुझे बताओ टोटल चार्ज अगर क्यू है तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, रेक्टेंगल का एरिया ए इंटू बी, ये हो जाएगी चार्ज डेंसिटी। स्टोरी यहाँ कंप्लीट नहीं होती है, सुन लो, लिखने की जल्दबाजी मत करो, पहले समझ लो। अब ये चार्ज डेंसिटी तो आ गई। कल से मान लो किसी ने आपसे कहा कि अच्छा चलो ये चार्ज डेंसिटी अगर है, तो किसी ने आपसे पूछा कि बताओ अगर मैं इस रेक्टेंगल में एक पैच बनाता हूँ। पैच बनाने का मतलब समझ में आ रहा है? मान लो मैं इस रेक्टेंगल में एक पैच लेता हूँ, ये देखो ये एक छोटा सा पैच लिया जिसका एरिया है डेल्टा ए। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पैच? एरिया ऑफ दिस पैच इज डेल्टा ए। तो कोई अगर आपसे पूछता है कि व्हाट इज द चार्ज जो कि इस एरिया के अंदर एंक्लोज्ड है, तो मुझे बताओ इस एरिया में कितना चार्ज होगा? सिंपल बात है, स्मॉल एरिया है स्मॉल चार्ज होगा। स्मॉल चार्ज कितना होगा? चार्ज डेंसिटी इनटू उस पर्टिकुलर एलिमेंट का एरिया। यूनिट एरिया पे इतना चार्ज हो, डेल्टा ए एरिया पे कितना चार्ज होगा? सिग्मा डेल्टा ए। लिखने की हम फिर जल्दी नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखो, मान लो एक हॉलो स्फेरिकल शेल है। इमेजिन करो हमारे पास एक हॉलो स्फीयर है और उस हॉलो स्फीयर का रेडियस है आर। सरफेस पर अगर हम चार्ज देते हैं क्यू, टोटल चार्ज देते हैं क्यू, तो मुझे बताओ इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी?
टोटल चार्ज डिवाइड बाय सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, इतना चार्ज हमने टोटल मिलाकर स्फीयर के इतने एरिया पर दिया है, तो यूनिट एरिया पर कितना चार्ज होगा उसी को तो हम बोलेंगे सिग्मा। कितनी सिंपल डेफिनेशन है। आगे डिफरेंशियल एलिमेंट लेंगे, टॉपिक मैथमेटिकल होता जाएगा। 4 पाई आर क्यूब वाला कौन है भाई? ये 4 पाई आर स्क्वायर, हाँ 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अभी वॉल्यूम की बात चल ही नहीं रही है, अभी सरफेस एरिया की बात चल रही है। आर स्क्वायर का टर्म आएगा यहाँ पर। आगे जब टॉपिक मैथमेटिकल होगा, डिफरेंशियल एलिमेंट्स लेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करेंगे, तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड होगी। देखो इसके कुछ और एग्जांपल भी हम लोग, क्योंकि ये भी बहुत फ्रीक्वेंट एग्जांपल होगा जो हम यूज करेंगे। सपोज हमने एक सर्कुलर डिस्क ली, अब इस सर्कुलर डिस्क पर हमने चार्ज प्रोवाइड करा क्यू, जो कि डायग्राम में आपको दिख रहा है। तो इस पर चार्ज डेंसिटी कैसे लिखेंगे? सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी टोटल चार्ज, सॉरी टोटल चार्ज ऑफ द डिस्क डिवाइडेड बाय इट्स सरफेस एरिया। ये जो ऊपर का ये जो सरफेस एरिया है, इससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये भी एग्जांपल में नोट करते जाओ, ऑल बहुत सिंपल है, से नोट करता है। अच्छा लास्ट स्लाइड नोट नहीं करी थी। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 1 होगा रेक्टेंगुलर प्लेट, एग्जाम्पल नंबर 2 होगा स्फेरिकल शेल, एग्जाम्पल नंबर 3, जो ये सब कॉमन एग्जाम्पल्स है जो हम आगे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ये कॉमन एलिमेंट्स होंगे जो फिजिक्स में हमें मिलेंगे। थर्ड एग्जाम्पल था केस ऑफ सर्कुलर डिस्क। इसका एग्जाम्पल नंबर 3, देखो ये सब अल्टीमेटली हम लोग जब ये डिस्कस करते हैं तब मैं ये एज्यूम करता हूँ कि इन सबकी एक मेंटल पिक्चर आप लोगों के माइंड में जनरेट होती है ना। सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड ही हमें चीज़ें नहीं समझनी है, ये सब चीज़ें आपको इमेजिन भी करते आना चाहिए कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, चार्ज डेंसिटी क्या होगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है। तो ये सब चीज़ें आपको एक माइंड में एक पिक्चर भी बनते जानी चाहिए इन सबकी। अब इसी तरह से जो थर्ड चार्ज डेंसिटी होगी, ऑलरेडी आप लोगों ने गेस कर लिया होगा, इट इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कब डिफाइन करेंगे, कब यूज करेंगे? जब चार्ज को हमने सरफेस पर ना प्रोवाइड करते हुए पूरे वॉल्यूम पे प्रोवाइड किया हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस बार हमने चार्ज सरफेस पर नहीं दिया है, इस बार हमने चार्ज पूरे वॉल्यूम पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करा है। तो उस केस में टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जिसकी एसआई यूनिट
ऑब्वियसली विल बी कूलम पर मीटर क्यूब। अब अगर हम बात करते हैं केस ऑफ सॉलिड स्फीयर की, एग्जांपल सॉलिड स्फीयर पे टोटल चार्ज क्यू देता हूँ, पूरे वॉल्यूम पर डिवाइड करता हूँ और उसका रेडियस है r, तो इन दिस केस उसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब लोगों ने गैस कर ही लिया होगा, टोटल चार्ज डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। सेम केस, सपोज वी हैव अ क्यूब जिसकी साइड लेंथ है स्मॉल a और इसके पूरे वॉल्यूम पर मैं टोटल चार्ज क्यू को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ, पूरे वॉल्यूम पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, तो इस केस में टोटल चार्ज ऑफ द क्यूब डिवाइडेड बाय इट्स वॉल्यूम विल रिप्रेजेंट वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। क्योंकि आगे जाकर ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता है, और पर्टिकुलरली कब इंटरेस्टिंग होता है जब आगे जाके हम लोग गॉस लॉ पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में गॉस लॉ पढ़ते हैं, और तब हम लोग ये सब टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली, इनफैक्ट ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी वगैरह ये सब टर्म्स बहुत फ्रीक्वेंटली हमारे कैलकुलेशंस में इंक्लूड करते हैं, और है बहुत सिंपल, ज़्यादा कुछ इसमें डिफिकल्ट है नहीं। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि बहुत सिंपल बेसिक मैथमेटिकल फाउंडेशन वाली चीज़ें हैं जो फिजिक्स में यूज होती है, और फिजिक्स पढ़ने के लिए हमारा मैथ्स में इंटरेस्ट तो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट होना ही चाहिए, और होगा भी। चलिए, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने। चलो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन से, और डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं करें ना, डायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि एक स्फीयर पर इतना चार्ज दिया है, स्फीयर का रेडियस इतना है, बताओ सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी अगर स्पेरिकल शेल है, तो अगर चार्ज पूरे वॉल्यूम में है तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ये सब तो ऐसे क्वेश्चन तो सब लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। अब इस क्वेश्चन का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ क्या दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ है एल, पर इसमें जो चार्ज डेंसिटी है वो देखो कैसे लिखी हमने, वेरिएबल है, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। का मतलब क्या है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं इसकी चार्ज डेंसिटी बढ़ती जा रही है, इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग की यूनिट लेंथ पे कम चार्ज है, आगे यूनिट लेंथ पे ज़्यादा चार्ज है, और आगे यूनिट लेंथ पे और ज़्यादा चार्ज है, मतलब आगे जाते जाते हम चार्ज ज़्यादा देते जा रहे हैं, सेम लेंथ पर हम ज़्यादा चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से दिख रहा है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स, एक्स बढ़ने के साथ साथ चार्ज डेंसिटी बढ़ रही है। तो आपको फाइंड करना है कि इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, अब आपको फाइंड करना है कि इस पूरे रॉड पे टोटल कितना चार्ज होगा, और ये वेरिएबल चार्ज डेंसिटी वाले क्वेश्चन भी बहुत कॉमन है। ये है नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और दिस नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू फाइंड द टोटल चार्ज ऑन दिस रॉड। चलिए ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या करना चाहिए था। सबको वैसे मेथड पता है, अप्रोच पता है, फिर भी बता देते हैं एक बार और।
क्वेश्चन में हमें गिवन है एक रॉड, टोटल रॉड की लेंथ गिवन है हमें एल के इक्वल, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज इक्वल टू एल। और इसके लिए चार्ज डेंसिटी हमें दी हुई है लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट एक्स। अब एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर यहाँ से वॉक करना स्टार्ट करते हैं। मान लो किसी इंस्टेंट तक हम लोग वॉक करते करते यहाँ तक आ गए। कितने डिस्टेंस तक आ गए हम लोग? मान लो अभी हम लोग x डिस्टेंस तक आ चुके हैं। अब अगले इंस्टेंट पर ये पर्सन एक स्मॉल स्टेप और लेता है, स्मॉल स्टेप लेकर ही ये कंप्लीट डिस्टेंस कवर करेगा। तो अब अगले इंस्टेंट पर ये पर्सन एक स्मॉल स्टेप और लेता है और ये पर्सन आ जाता है यहाँ। कितना आगे गया ये पर्सन स्मॉल स्टेप का मतलब होता है dx, और ये पर्सन यहाँ आ गया। इन दोनों के बीच में इसको यहाँ पर एक डिफरेंशियल एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट मिल रहा है जिसकी लेंथ, जैसे हमने ऑलरेडी लिखा है, इट इज dx, और स्मॉल लेंथ है तो चार्ज भी स्मॉल होगा। लेट अस कॉल इट dq, या इसको लिख देते हैं dq। मुझे बताओ dq कितना होगा? अभी हमने पढ़ा dq होता है लैम्डा dx, यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज, तो इस dx लेंथ पे कितना चार्ज, dx लेंथ पे इतना चार्ज, लैम्डा dx। पर अब इस बार प्रॉब्लम क्या है, लैम्डा वेरिएबल है। लैम्डा कितना है? लैम्डा नॉट एक्स। अब इसके बाद आपको पता है क्या करना है, ये अकेला चार्ज नहीं है, ऐसे बहुत सारे चार्ज होंगे, dq1, dq2, dq3, dq4, ऐसे बहुत सारे चार्जेस हैं। पूरे रॉड पे चार्ज निकालना है, इसका मतलब सभी चार्जेस का सम। और हम सम कैसे परफॉर्म करते हैं? विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो q इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैम्डा नॉट एक्स dx, इंटीग्रेशन की लिमिट विल बी फ्रॉम 0 टू l, x इक्वल टू 0 से l तक। तो लैम्डा नॉट, लिमिट वगैरह आपको लगाना आती है, उसमें हम लोग हेल्प नहीं करेंगे। लैम्डा नॉट एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारा फाइनल डिजायर्ड रिजल्ट होगा। लिमिट कैसे लगाते हैं? देखो वैसे तो एक्चुअली सब लोगों ने ये सब चीजें, देखो एक फाउंडेशन तो ऑलरेडी आप लोगों का बन चुका होगा 11 में, क्योंकि अभी हम लोगों को चीजें एकदम से एनहेंस करनी है। पर फिर भी देखो बताता हूँ, लिमिट का मतलब होता है कि आप सम कहाँ से कहाँ तक करना चाहते हो। देखो पर्सन कहाँ से स्टार्ट करेगा, पर्सन पहला स्टेप कहाँ से लेगा, x इक्वल टू 0 से पहला स्टेप लेगा ना। पहले पर्सन आपको कहाँ मिलेगा? सबसे पहले तो पर्सन आपको x इक्वल टू 0 पे मिलेगा। और सबसे आखिरी स्टेप पर्सन कहाँ लेगा? x इक्वल टू l पर। मतलब आपको समेशन कहाँ तक करना है, ये जो चार्जेस है इनका समेशन करना है, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट चार्ज जो हमें कहाँ मिलेगा x इक्वल टू 0 पर, टिल लास्ट चार्ज जो हमें कहाँ मिलेगा x इक्वल टू l पर। सब कुछ इंटीग्रेशन के बेसिक 11th क्लास बेसिक मैथ्स में कवर हो चुके हैं। आप लोगों ने यूज भी किया इन सब चीजों को, सेंटर ऑफ मास, रोटेशन मोशन, डिफरेंशियल एलिमेंट बहुत बार लिए होंगे आप लोगों ने। चलिए अब कुछ और वेरिएशन आया है इसमें। अब वेरिएशन ये है कि इस बार मैंने आपको एक रेक्टेंगुलर प्लेट दी है, विड्थ L1, हाइट L2, विड्थ L1, हाइट L2, और ये देखो क्या लिखा है इस पे, सिग्मा इक्वल टू a प्लस डी एक्स, वेर a एंड b आर सम कांस्टेंट। और ये है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरी कर रही है x के साथ, so surface charge density varies with x, and with the help of this we have to find the total charge that is contained by this rectangular plate। सिंपल लैंग्वेज में इस रेक्टेंगुलर प्लेट पर टोटल कितना चार्ज होगा।
हमें टाइम फ्रेम एग्जैक्टली 2 मिनट का मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं। और वेट कर रहा हूँ आप लोगों के इन आंसर्स का, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आंसर जल्दी जल्दी आने चाहिए और सबका मैसेज मुझे मिलना चाहिए करेक्ट आंसर के साथ। अब तक तो आंसर को आ जाना चाहिए था। मैं आंसर डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप लोगों का ये आंसर आना चाहिए। गुड, वेरी गुड, काफी लोगों का आंसर मैच करता हुआ आ रहा है, बढ़िया। चलो एक बार इसका प्रोसेस देखते हैं, L1 L2 और a प्लस बी एक्स। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक रेक्टेंगल गिवन है, L1 L2 के डायमेंशन हैं वो मैं बाद में बात कर दूंगा फिर से। अभी हाल फिलहाल एक काम करते हैं, सिर्फ सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करते हैं। वो हमें गिवन है a प्लस बी एक्स, मतलब x के साथ वेरी कर रही है, x डायरेक्शन के साथ वेरी कर रही है। इसका मतलब सपोज इमेजिन करो एक पर्सन है, पर्सन अभी मान लो यहाँ आ गया, एक पर्सन था जिसने एक फ्लैग पोस्ट होल्ड करा है, जैसे सपोज उसने एक वर्टिकल फ्लैग पोस्ट होल्ड करा है, या उसके पास एक वर्टिकल लेजर लाइट है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में लेजर लाइट को फ्लैश कर रहा है इस टाइप से, ठीक है, ये लेजर बीम हो गई। अब ये पर्सन कितने डिस्टेंस पर है, अभी एक्स डिस्टेंस पर है। अगले स्टेप में ये पर्सन क्या करेगा, अगले इंस्टेंट पर ये पर्सन जो है वो थोड़ा सा और आगे मूव करता है। कितना आगे मूव करता है, एक स्मॉल स्टेप लेता है डी एक्स, ये आ गया पर्सन यहाँ पर। अब इन दोनों लेजर बीम्स के बीच में इसे एक एरिया मिल रहा है, देख रहे हो, इसे एक डिफरेंशियल एरिया मिल रहा है, ये होगा डिफरेंशियल एरिया, स्मॉल एरिया। क्या मुझे बता सकते हो ये एरिया कितना होगा, सिंपल है, रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के लिए एरिया निकालने का मेथड सबको पता है, L2 इंटू डी एक्स। तो ये जो एरिया होगा, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डी ए, एरिया हो जाएगा L2 इंटू डी एक्स। अब मुझे बताओ डी क्यू कितना होगा, इस स्मॉल से एलिमेंट में कितना चार्ज एनक्लोज होगा।
इसके अंदर कितना चार्ज इस पर्सन को दिखाई दे रहा है। अभी हमने पढ़ा था कि स्मॉल एरिया में चार्ज निकालने का मेथड होता है डी क्यू इक्वल टू सिग्मा डी एक्स, सॉरी सिग्मा डी ए, सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया। बस अब इसमें एक काम करते हैं, वैल्यू रखते हैं ए प्लस बी एक्स इंटू डी ए, दैट इज एल टू डी एक्स। और टोटल चार्ज कैसे निकालोगे, यहाँ पे इस तरह से बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनेंगे, 1 2 3 4 5, बहुत सारे रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स बनेंगे। टोटल चार्ज होगा सबका समेशन, और समेशन का मतलब हमें यहाँ पे किसका समेशन करना है, इस पूरे टर्म का समेशन करना है। समेशन की लिमिट, इंटीग्रेशन की लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 से L1 तक। क्यों होगी 0 से L1 तक, इसकी विड्थ हमें गिवन है टोटल L1। पर्सन को स्टार्ट करना है x इक्वल टू 0 से ऑल द वे अप टिल x इक्वल टू L1, वो वॉक करेगा। जितने भी डिफरेंशियल एलिमेंट्स मिलते जाएंगे सबके चार्जेस का सम निकालेगा, उसे उसका फाइनल आंसर मिल जाएगा। आंसर क्या है वो तो आपको दिख ही रहा है, डायरेक्टली इंटीग्रेशन आता है सबको, a L1 L2 प्लस b L1 स्क्वायर L2 बाय 2। ये हमारा फाइनल आंसर होगा। सेम क्वेश्चन ग्रेविटेशन में भी था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन दिस चार्ज Q which is placed at a distance of d from a uniformly charged rod। रॉड पर चार्ज है Q, लेंथ है L, और इसके एक एंड से d डिस्टेंस पर प्रेजेंट चार्ज स्मॉल q पर मुझे फोर्स फाइंड करना है। जल्दी बता दो क्या रिजल्ट आ रहा है, सबका आंसर आना चाहिए। ऑलरेडी आप लोग सब इन इस टाइप के क्वेश्चन से फेमिलियर हो, इवन इन ग्रेविटेशन ऑल्सो आपको पता है इसका रिजल्ट क्या आएगा। बिल्कुल सही, गुड, वेरी गुड, आंसर आना शुरू हो गए लोगों के, गुड। इसका आंसर आना चाहिए ये। आंसर याद भी रखना, क्योंकि आगे हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे तब इसी रिजल्ट का हम यूज भी करेंगे। अभी क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं करना क्या चाहिए था हमें।
ये एक रॉड है, चार्ज Q, लेंथ L, और इसके इस एंड से कितने डिस्टेंस पर, d डिस्टेंस पर यहाँ पर हमने एक चार्ज प्लेस करा है, चार्ज है स्मॉल q, हमें इस पे फोर्स फाइंड करना है। अभी देखो ये तो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से जाएंगे हम x डिस्टेंस पर, इस चार्ज से, इस वाले चार्ज से हम कितने डिस्टेंस पर जाएंगे, x डिस्टेंस पर जाएंगे, और x डिस्टेंस पर जाने के बाद हम यहाँ पर एक dx लेंथ का एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे। तो हम लोग गए x डिस्टेंस पर और dx लेंथ का हमने एक एलिमेंट कंसीडर करा। अब ये जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट है तो चार्ज भी स्मॉल होगा, dq। अब आपको क्या करना है, इस पूरे रॉड को भूल जाओ, आपको तो सिर्फ क्या दिखाई दे रहा है, ये एक चार्ज दिखाई दे रहा है जो कि अब ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है, स्मॉल चार्ज है, ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज जैसा बिहेव कर रहा है। और इस पॉइंट चार्ज से कितने डिस्टेंस पर, x डिस्टेंस पर यहाँ पर एक चार्ज प्लेस्ड है q, और आपको फाइंड करना है इस पर फोर्स। तो ये फोर्स तो हमें ऑलरेडी फाइंड करना आता है, dF होता है k q1 q2, k q1 q2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। dq की वैल्यू क्या होगी, dq लैम्डा इंटू डी एक्स, जहाँ पे लैम्डा कितना होगा, q बाय एल। dq कितना होता है, लैम्डा डी एक्स, जहाँ पे लैम्डा मतलब चार्ज पर यूनिट लेंथ, इंटू डी एक्स मतलब उस एलिमेंट की लेंथ। इसको यहाँ रखेंगे और उसके बाद f कैसे फाइंड करेंगे, f होगा समेशन ऑफ ऑल दिस फोर्सेस, में बहुत सारे एलिमेंट होंगे, dq1 dq2 dq3 dq4, सभी एलिमेंट्स इस चार्ज को अपनी तरफ पुल करने की कोशिश करेंगे। तो नेट फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, समेशन ऑफ ऑल दिस डिफरेंशियल फोर्सेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ df k dq, k dq small q divided by x square, limit of the integration will be from x equal to 0 to x equal to d से d प्लस एल। इस बार लिमिट चेंज होगी, लिमिट कहाँ से कहाँ तक होगी, लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन दिख रहा है इस डायग्राम से, x की मिनिमम वैल्यू, सबसे पहला चार्ज हमें यहाँ मिलेगा, x की मिनिमम वैल्यू होगी d, तो लिमिट ऑफ दिस इंटीग्रेशन विल बी फ्रॉम d टू फाइनल वैल्यू हमें यहाँ मिलेगी, ये फाइनल डिस्टेंस कितना होगा, d प्लस एल। सॉल्व करने पर ही आता है k q q अपॉन d d प्लस एल, ये हमारा इस क्वेश्चन का एंड रिजल्ट होगा। होपफुली ये प्रोसेस सबको क्लियर होगा, और इसी को हम आगे एक्सटेंड भी करेंगे सर्कुलर एलिमेंट्स के लिए। अभी तो स्ट्रेट लाइन में एलिमेंट लिया है हम लोगों ने, आगे इसी को हम एक्सटेंड करेंगे इवन फॉर सर्कुलर एलिमेंट्स ऑल्सो। चलिए तो जल्दी से एक बार मुझे ये बता दो, क्या ये प्रोसेस सबको क्लियर तो है ना, क्लियर है सबको, ठीक है बढ़िया। किसी का कुछ डाउट इस प्रोसेस से रिलेटेड, अभी आज हम लोगों ने जितना भी डिस्कस करा है इससे रिलेटेड कुछ, किसी का डाउट, कुछ कंसर्न? होमवर्क, होमवर्क देखो, अब नेक्स्ट टाइम पर जब हम लोग कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट करेंगे उसके बाद ही कुछ फ्रेश होमवर्क मिल पाएगा। अभी तो एट प्रेजेंट कूलम्स लॉ का एंडिंग पोर्शन है, चार्ज डेंसिटी की बात चल रही है, तो आज आपका होमवर्क सिर्फ इतना ही है कि इतना पोर्शन रिवाइज करना है, और अगर हो सके तो एचसीवी से एक बार कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डिस्कस करना है, ठीक है, स्टडी करना है खुद से। तो आप लोग एचसीवी से सेल्फ स्टडी जब करते हो तो एचसीवी से एक बार उसकी रीडिंग कर सकते हो। बिगनर बॉक्स 1 हम लोग डाउट सेशन में डिस्कस भी करेंगे, हमारा डाउट सेशन शेड्यूल्ड है इवनिंग टाइम में, शायद वेडनेसडे या थर्सडे में से किसी एक दिन हम लोग तब डिस्कस करेंगे। चलिए आज के सेशन को हम यहाँ पे पॉज कर रहे हैं, आगे नेक्स्ट टाइम पर कंटिन्यू करेंगे। गुड बाय एंड टेक केयर।